आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। और अभी आपको जो मेरी फ़ोटो दिख रही है, अभी मैं उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली अपनी क्लासेस को देख पाएँ। सबसे पहले हम इसको कैमरे को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बाकी का ग्रीन स्क्रीन का यूज़ नहीं कर रहा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, ये मैंने ऑफ कर दिया है। इससे पहले जो 10 पीडीएफ्स थी 10 शिफ्ट की स्टार्टिंग की, वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 की 10 एक साथ में अपलोडेड कर दी हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ टेलीग्राम पर ये मैंने अपलोड कर दी। और पुरानी वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। 11 वीडियोस यहाँ पर ऑलरेडी बना चुके हैं। ये कंटेंट अपलोड भी किया जा चुका है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। टेलीग्राम का मैंने आपसे बोल दिया है 10 मार्च शिफ्ट 2। तो आप जब पीडीएफ में आएंगे 10 मार्च शिफ्ट 2, तो क्वेश्चन नंबर 31 से ही आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम चलते हैं। ये आपका पहला वाला प्रश्न है। इनको मैंने वर्ड के फॉर्म में लिया हुआ है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं। आप उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले प्रश्न को करेंगे हम। एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, पहला वाला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम। इससे पहले जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वर्ग 3 टेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है इन सभी टेस्ट को लगाने के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। 6, 7, 8, एक और ऑप्शन है 4। इनमें से आपका कोई उत्तर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा? हल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 72 बटे, यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं क्या दिया है। 72 बटे 15 गुणा 105 बटे 12। और जब ये डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। 7 था तो ये आपका 1/7 हो जाएगा। अब हम कट कर लेते हैं। 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, कैरी का 3 जाएगा। 7 पंजे 35, 15 बचा। 15 से 15 चला जाएगा। 12 से आप 72 को कैंसिल कर लो। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न को करेंगे अब हम। 4 अंकों की, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1000। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इनका योग बताना है। 1000 और 999, तो आपका 1999 राइट आंसर आ जाएगा। अगले वाले को करेंगे। आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है इनमें से। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का तरीका हमने देखा हुआ था। 2/3 दिया है, 5/6 दिया हुआ है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की मेथड से ही देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, इक्वल 3 का 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो जो नंबर, जिस तरफ का नंबर बड़ा आएगा, वह फ्रैक्शन बड़ी होगी। यानी 5/6 बड़ी फ्रैक्शन है, यानी 2/3 का अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो छोटी फ्रैक्शन आ गई। अब हम 5/6 के साथ में किसी दूसरी भिन्न को तुलना करेंगे। हम ले लेते हैं 11/15 को। इनको तुलना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 का 5 में, 15 पंजे 75 आ जाएगा। 11 का 6 में करेंगे 66 आ जाएगा। यानी इस तरफ का नंबर बड़ा आया, तो ये 5/6 फिर से आपकी बड़ी फ्रैक्शन आ गई। यानी 11/15 आपकी छोटी फ्रैक्शन होगी। इसको हमने हटा दिया है। अब हम 5/6 के इक्वल में हम 7/8 को लेके चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 8 में करेंगे, 8 पंजे 40 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 छिंग इस तरफ 42 आ जाएगा। तो कौन सा वाला बड़ा आया? आपका 7/8 तरफ का
बड़ा आया तो आपकी 7/8 फ्रैक्शन यानी 7/8 फ्रैक्शन बड़ी आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक तरीका ये होता है आप डिवाइड करें डेसिमल में या आप न्यूमरेटर को सेम कर लो, यहाँ पे ये भी हो सकता था एलसीएम लेकर के। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही शानदार तरीका है। एक लड़के और एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? सिंपल सा प्रश्न है, इसको हम कर लेते हैं। आप दो तरीके में कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। एक लड़के और लड़की की वर्तमान आयु, यानी आपको बॉयस दिया गया है, बॉयस और गर्ल्स, इनकी आयु का अनुपात आपको दिया गया है 4:5। 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था। यदि मैं आपसे बोलूं लड़का जो बॉयस है वो वर्तमान में कितने का होगा, बॉयस करंट में कितने का होगा? वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पहले लड़का 24 साल का था, मतलब 4 वर्ष पहले 24 का था, तो आज यानी करंट में प्रेजेंट में कितने का होगा? बॉयस हो जाएगा, 28 का हो जाएगा। यानी जो 28 वैल्यू है, जो 28 है वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? रेशो में 4 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू है। आप करेंगे 4×7=28, किसकी वैल्यू निकालना है? 5 की निकालना है। 5 से गुणा करेंगे, 5×7=35 आ जाएगा। यानी वर्तमान में जो लड़की है उसकी आयु कितनी है? 35 वर्ष है। लेकिन पूछा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, 35 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो लड़की की आयु आ जाएगी 40। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाली मेथड बहुत आसान थी। ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 100 रुपये को मोनू सोनू के रुपये को मोनू और सोनू के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। मोनू और सोनू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपये है पहली बात, तो इन दोनों में बांटना है। पहले तो देख लेते हैं क्या 100 रुपये बन पा रहे हैं, 50 ही बन पाए, 60 ही बन पाए, 90 बन पाए। ये तीन तो आंसर होंगे ही नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर जब डी में जाओगे 40 और 60, तो आपके 100 रुपये हो गए, क्योंकि 100 को ही बांटा था। एक को 40, एक को 60, मतलब इस तरीके में भी कर सकते हो। अपना रेशो वाला तरीका देखेंगे। 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, दोनों में डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है? मोनू को 2 दिया, सोनू को हमने सोनू को हमने 3 दिया। यानी टोटल रेशो में बात करें तो 5, 100 किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। किसकी? इसको हम कट कर लेंगे और मोनू का निकालेंगे। मोनू का अनुपात जो था वो 2 था। मोनू का कितना था? 2 था। तो 5 से करो 20, तो 40 आ जाएगा मोनू का, तो बाकी सोनू का 60 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। सिंपल सा प्रश्न था। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 220 पीले बल्ब और 320 लाल बल्ब हैं। लाल और पीले बल्बों का अनुपात। ये देखिएगा अच्छा खासा प्रश्न है, हालांकि ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया है इसने। अब अनुपात किसका किससे पूछा? लाल का, तो लाल वालों को हम पहले लिख लेते हैं 320। फिर किसका बोला? पीले का। पीले कितने बल्ब हैं? 220। जीरो से जीरो कट जाएगी, किससे कट रहा है? 2 से। 16, 2 से कटेगा 11। 16:11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका। अगला वाला का बस ध्यान रखना, किसका रेशो किससे पूछा था। 1 हेक्टेयर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? कुछ चीज याद कर लीजिएगा। जो 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, 10,000 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो पहले हम 1 हेक्टेयर को, मैं एच लिख रहा हूँ, 1 हेक्टेयर को हम किस में बदलेंगे? हम मान लीजिए मीटर स्क्वायर में बदलते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे आप 10,000 फिर रखोगे। 10,000 आपको फिर करना पड़ेगा, नहीं 10,000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10,000 से, तो आपका ही सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप बताइए कितना आ जाएगा? 10 की पावर कितनी बन जाएगी? 8 बन जाएगी। बन के बाद कितनी जीरो? 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 8 हो जाएंगी। 10⁸ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला करते हैं। समीकरण आपको दिया गया है, ये समीकरण दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। समीकरण के जो काल्पनिक मूल हैं, जो रूट हैं, वो इमेजिनरी रूट्स हैं, या जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो रेसिप्रोकल हैं, पारस्परिक हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जब जैसे मैंने लिखा ए, ए का रेसिप्रोकल 1/ए, इन दोनों का मतलब ये रेसिप्रोकल कहलाएंगे। ए का रेसिप्रोकल 1/ए। मूल एक दूसरे के पारस्परिक है, और जब भी रूट या मूल
पारस्परिक होंगे तो उनका जो आप गुणन निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। मतलब उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, मान लीजिए एक ए है एक 1/a है, इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो ये याद रखिएगा, अभी काम में आएगा। तीसरा ऑप्शन दिया मूलों का योग जो है मूलों के गुणनफल के वर्ग से कम है। तो पहले वाले मैं 3 तरीके बता देता हूं आपको, ताकि तीनों आपके रूट्स की प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाए। क्वाड्रेटिक के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट विविध कर निकालने का सूत्र है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 आ जाए तो आपके जो मूल है ना वो पॉजिटिव आएंगे और भिन्न भिन्न आएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0 आ जाए तो आपके जो रूट्स है ना वो आ जाएंगे इमेजनरी। कैसे आएंगे, इमेजनरी यानी काल्पनिक, इमेजनरी यानी काल्पनिक आपके मूल आएंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए तो जो रूट्स आएंगे, जो मूल आएंगे वो आपके इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, समान आएंगे। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी याद रखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालो ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब है धनात्मक आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, प्लस में नंबर आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो जो रूट्स हैं आपके वो पॉजिटिव होंगे और अलग अलग होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो नेगेटिव में आ जाए, 0 से कम का मतलब नेगेटिव में आ जाए, तो हम बोलेंगे रूट्स इमेजनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए तो जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे, बराबर दो मूल निकलेंगे, बराबर रहेंगे। चलिए पहला वाला काल्पनिक मूल के लिए हमें इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। और बी देखिए, ये ए की वैल्यू कितनी है 25, बी की वैल्यू 1075 और सी की वैल्यू, तो बी का स्क्वायर करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो पहले क्यों ना हम दो कंडीशन को चेक कर लें, क्योंकि ऑप्शन एक अलग प्रकार के दिए हैं, ओनली 1 है, ओनली 2 है, ओनली 2 एंड 3 है, ओनली 3 है। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। मूल पारस्परिक हैं। मैंने आपको बताया द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल होने का मतलब है, मान लीजिए एक रूट अपन ने लिया ए, ये अल्फा ले लो भाई, एक रूट अपन ने लिया अल्फा, तो दूसरा वाला यदि रेसिप्रोकल होगा तो 1/, अल्फा आएगा। एक मूल एक दूसरे के पारस्परिक हैं। जब भी मूल पारस्परिक होंगे तो इनका जो गुणनफल है ना, गुणनफल है अल्फा इंटू 1/, अल्फा, वो क्या आएगा, 1 आएगा, कट के क्या आएगा, 1 आएगा। यानी गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, वो होता है एसी। क्या होता है, एसी। मैं लिख रहा हूं एसी, सॉरी एसी नहीं, मैं सी अपॉन ए। मैं एक और चीज बता देता हूं, मैं लिख ही देता हूं। मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स। और एक होता है मूलों का, मैं पूरा नहीं लिख रहा, गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू 25 है, 25 रख दिया, ए की वैल्यू भी 25 है, रख देते हैं 25, कट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मूल एक दूसरे के पारस्परिक हैं, 1 आ गया, यानी वो पारस्परिक हैं। यदि पारस्परिक थे तो प्रोडक्ट उनका 1 आना चाहिए था, हमने सेटिस्फाइड करके देखा तो 1 आ गया, यानी दो तो आंसर आएगा ही आएगा। ओनली 1 हम अब नहीं कह सकते, दो तो आंसर आएगा ही आएगा, 3 का चेक करना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। यानी या तो आपका ये वाला होगा या फिर आपका ये वाला राइट आंसर होगा। केवल ओनली 1 तो होगा ही नहीं, राइट, तो हमें चेक ही नहीं करना। तो अब तीसरा वाला, मूलों का जो योग है, मूलों का जो योग है वो मूलों के गुणनफल के वर्ग से कम है। तो यहाँ पे हम यहीं पे कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू 1075 है, माइनस 1075 अपॉन ए की वैल्यू आप 25 करोगे तो ये माइनस में नंबर आएगा। काय में आएगा नंबर, ये माइनस में आएगा, और जो गुणनफल आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो जो मूलों का योग निकला, जो मूलों का योग निकला वो मूलों के गुणनफल के वर्ग से, गुणनफल का वर्ग आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, से कम है। आप खुद देख पा रहे हैं जो गुणनफल का वर्ग है वो 1 आया, और जो मूलों का योग है वो नेगेटिव में आया। क्या कम है, हाँ कम है, यानी ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर होगा, सत्य होगा। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले को चेक ही नहीं करना, वो हट गया। क्या हो गया, हट गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला वाला करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है, सिंपल सा है भैया, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे
4 अट्ठे 32 आ जाएगा, 4 गुणा 4 करोगे 16 आ जाएगा, 8 और 4 जोड़ोगे 12 आ जाएगा, इनको आप ऐड करोगे तो आपका 48 आ जाएगा बटे 12, 12 चौके 48, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया। अगला वाला करते हैं। अब इसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना है। रूट में आपको 84 64 दिया गया है, किसके बराबर है? मैं आपको एक वर्ग निकालने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा 25, चलो ये तो आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो, तो आप 5 वाले का वर्ग कर दो, पचम 25, और अगले वाले नंबर का बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 625 आ गया जब इकाई अंक 5 हो। ये ट्रिक बता रहा हूँ। 45 का वर्ग निकालना हो तब क्या रहता है? 5 का वर्ग कर दो, 25 आ जाएगा। 4 का गुणा एक बड़े नंबर से कर दो, 4 पंजे 20, इसका वर्ग आ गया 20 25। अब एक और ट्रिक देख लो, ये तो मैंने कौन सी ट्रिक बताई? जब इकाई अंक आपका 5 हो। अब जब इकाई अंक ना हो कोई सा भी, हमें नहीं पता, मान लीजिए 27 का वर्ग बताना है। 27 का वर्ग बताना है, कैसे बताएंगे? पहले वाले नंबर का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग करोगे 7 सतैया 49, फिर अगले वाले का कर दो, 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में, 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, 0 4 लिख दिया। अब सभी का गुणा कर दो, 2 7 14, 14 दूनी 28, एक अंक छोड़ के लिख दो, लिख दिया। तो ये 9, 8 4 12 के 2, 4 2 6 और एक 7, तो ये आ गया। एक और देख लो भैया, मैंने बोला 21 का वर्ग, अभी हम बड़े नंबर का भी निकालें। 21 का वर्ग, एक का वर्ग करके लिख दो, एक का वर्ग क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन मैंने कहा ना 2 अंकों में लिखना है तो 0 1 लिख देंगे। फिर 2 का वर्ग कर लो, कितना आएगा? 2 का वर्ग आएगा 4, लेकिन 2 अंकों में लिखना है, 0 4 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में आप इनका गुणा कर दो, 2 एकम 2, और इसका भी गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो एक अंक छोड़ के उस अंक को लिख दो, लिख दिया। 4 4 1 जोड़ने पर इतना आया। अब हम एक बड़े नंबर का वर्ग निकाल लेते हैं, चलो 92 का वर्ग निकाल लेते हैं। वैसे ही ऑप्शन से जा सकते हैं इसमें, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए आपको ये तरीका बता रहा हूँ। 92 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है। 92 का वर्ग, 2 का वर्ग करोगे तो 0 4, मैंने कहा ना कि 2 अंकों में लिखना है। 9 का वर्ग करोगे, 9 9 81 आ जाएगा, 2 अंकों में। ठीक, उसके बाद आप इन सभी का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के लिख दो आप, जो आया। लिखा नहीं पा रहा, एक सेकंड रुकिएगा, रुको, ये काम, हाँ अब काम करने लगा। ठीक, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 हमने यहाँ लिख दिया। जोड़ना है, ये 4, ये 6, ये 4, ये 8, 84 64 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। 65 का वर्ग, 5 का वर्ग कर दो, पचम 25, 6 का गुणा एक नंबर बड़े, 6 7 42, 42 25 आएगा। 64 का और निकाल लो, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 6 का करेंगे 6 6 36 आ जाएगा। अब गुणा कर दो, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, तो आपका 6, एक अंक छोड़ के लिखा है 48, फिर 8 और 1 9, 6 4 10 की 0, कैरी का 1 और 1 4, 40 96 आपका 64 का आ गया। 62 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 का वर्ग कर दो, 0 4 आ गया, मतलब 2 अंकों में लिखना था। 6 का वर्ग 6 6 36 आ जाएगा, इन सभी का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एक अंक के छोड़ के लिख दो संख्या को, लिख दिया। 4 4 8 3, 38 44 आ गया। ठीक, अब लेकिन मैं होता तो कैसे करता? मैं इकाई अंक से जाता। 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? चलो इसको मैं मिटाता हूँ, पास पास वाले को, अकेले को। चलो, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाता, हाँ मतलब यह बन सकता है। 5 का तो बन नहीं रहा, इकाई अंक 5 आता। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता, ये नंबर तो नहीं आ पाता। ठीक, 2 का करते तो 4 आ जाता, लेकिन जब 60 का वर्ग निकालोगे तो आपका 3600 के समथिंग आता, मतलब ये तो बन ही नहीं पा रहा। 90 का वर्ग आप जब निकालते तो 90 90 81 से तो ज्यादा आ रहा है, 92, तो आपका ये हो सकता था ऑप्शन से जाते तो। मैंने 2 3 तरीके बता दिए। एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो स्वयं का संपूरक हो। संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ें तो सम कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए संपूरक में। और ये सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब जब 180 डिग्री आ जाए। और पूरक में क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाता है? आपका 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे संपूरक की बात कर रहे हैं, ऐसा कोण बताओ जो स्वयं का संपूरक हो। तो दो देखिए, इसका हम यदि संपूरक लेंगे तो वो तो आपका अलग ही आ पाएगा। इसका आप संपूरक लोगे तो 90 आएगा, यानी इनको जोड़ोगे तो आपका 180 डिग्री भी आ जाएगा। यानी स्वयं का संपूरक है, यह कोण स्वयं का संपूरक है, तो आपका 90 नंबर आंसर आ जाएगा। मतलब
एक कोण ज्ञात कीजिए, हमने भाई कोण ज्ञात किया, वह हमें 90 मिला, जो स्वयं का संपूरक है, यानी संपूरक इसका निकालेंगे तो भाई भी 90 आएगा, मतलब दोनों कोण भी और उसका संपूरक भी दोनों इक्वल किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला करते हैं। अब 3 की घात के रूप में आपको व्यक्त करना है भाई, 3 की घात या तो आप इसको 3187 को आप फैक्टराइज कर लो, ठीक है, ऐसे फैक्टर निकाल लो, आपको 3 की पावर पता चल जाएगी। लेकिन मैं इकाई अंक से चलता हूँ, मैं इकाई अंक से चलता हूँ। मान लीजिए 3 की पावर 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3, 6 बार लिख लिया मैंने। अब इकाई अंक का गुणा अकेला करेंगे, इकाई अंक जिसका 7 आ जाएगा वो आंसर होगा। 3 का 9, 9 तिया 27, 27 का केवल 7 इकाई अंक लिख रहे हैं, 7 तिया 21, 21 का हम केवल 1 लिख रहे हैं। 1 का गुणा 3 में करो, 3 आएगा, 3 का गुणा फिर इसमें करो, तीतर का 9 आएगा। तो इसमें तो इकाई अंक केवल 9 बन पाया, मान लो एक और होता तो क्या करना पड़ता, 9 तिया 27 करते हम, 27 का 7 आ जाता, यानी 3 की पावर जब 7 हो, यानी 3 का गुणा जब 7 बार हुआ होगा तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका 3 की पावर 7 राइट आंसर आ जाएगा। अगला वाला करते हैं, ये मैंने लिख भी रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। समीकरण 5x माइनस 5x प्लस 5 बराबर -20 का मान है। सिंपल है भैया, 5x यहीं रहेगा, इस प्लस के 5 को उस तरफ ले जाओ, -20 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 5x बराबर आपका माइनस का 25 हो जाएगा, 5 अपॉन में जाएगा और -25 को डिवाइड करेगा तो आपका माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक, 5 25, x की वैल्यू -5, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ गया। एक बहुपद है, इस बहुपद को बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब है केवल नंबर दिया है क्या, कांस्टेंट तो किसी भी हाल में नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब है जब आपको उसकी डिग्री 4 देखने को मिल जाए। द्विघात का मतलब है जब डिग्री 2 हो, जब डिग्री कितनी हो, 2 हो, मतलब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इसकी आप हाईएस्ट पावर देखो, पॉलिनोमियल क्या है, पी है, सॉरी जो वेरिएबल है, जो चर है वो क्या है, पी है, पी की हाईएस्ट पावर देखो 3 है, जब 3 है तो क्यूबिक, क्यूबिक है, डिग्री कितनी होगी 3, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। क्वाड्रेटिक में तो 2 होता तब है, क्वाड्रेटिक में कितना होना था, 4 होना था, तो हाईएस्ट जो पावर है, ये हम डिग्री का है, वो डिग्री कितनी है, 3 है, तो आपका क्यूबिक राइट आंसर आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर। अबेकस दूसरी कक्षा के छात्र की मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता, किसमें, गिनती में सिद्धि प्राप्त करने में, भैया जोड़ घटाना में तो बहुत काम का है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समतुल्य अंक लिखने में, स्थानीय मान के महत्व को भी समझाता है, त्रुटियों के बिना संख्या को पढ़ने में भी काम करता है, यह नहीं आएगा, ठीक, इसमें हेल्प नहीं करता। राइट द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स गिवन इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखने में कहीं भी काम नहीं आता वो। अगला वाला करते हैं, और कोशिश करना भैया वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि सीरीज अच्छी बिंदास चलती रहे, और वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आपको बताना है, शेयर जरूर करना है वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख पाएं। गतिविधियों को द्वारा दिशा प्रदान की जाती है, लक्ष्य के द्वारा, उद्देश्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, लक्ष्य के द्वारा, टारगेट और एम अलग अलग दिया है, ठीक, तो इंग्लिश में देखेंगे। गतिविधियों को किसके द्वारा दिशा प्रदान की जाती है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, उद्देश्य के माध्यम से ही दिशा प्रदान की जाती है। अगला वाला करते हैं, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है, होमवर्क, ओरल वर्क, सेल्फ स्टडी, ड्रिल वर्क, तो सेल्फ स्टडी ज्यादा आवश्यक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला वाला करते हैं, सिंपल से प्रश्न है अभी ये वाले कुछ। शिक्षक के रूप में सफल होने की संभावना अधिक होगी, कब होगी, यदि वह शिक्षकों के परिवार से, मतलब आपकी बात करना है, शिक्षक के रूप में सफल होने की संभावना अधिक होगी आपकी, आप मतलब शिक्षक बनेंगे, आप शिक्षक के रूप में ज्यादा सफल कब होंगे, वह शिक्षकों के परिवार से संबंधित हो। मैं आपसे जोड़ के बता रहा हूँ, क्या आप शिक्षकों के परिवार से संबंधित होंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, ऐसा तो नहीं, तो बिल्कुल नेगेटिव वे में चला गया। वह शिक्षण में प्रशिक्षित हो, क्या केवल यही चीज माने माने रखती, चलो एक हद तक हो सकती है। उसके पास नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र हो, यह भी हो सकता है। वह अपनी शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उससे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है, यह भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा बताओ, तीनों आंसर सही लग रहे हैं, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, लेकिन यह 100% है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, जब तक आप संप्रेषण नहीं कर पाओगे तक काम नहीं चलेगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
पेडागोजी यही है कि चार में से एक या दो तो बिल्कुल आंसर नहीं होंगे, दो या तीन में आप फंसेंगे, बार बार पढ़ोगे तो आंसर आएगा। अगला वाला, निःशक्त जनों की कार्य आदतों में सुधार लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लापरवाह व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए, व्यवहार की निगरानी की आवश्यकता नहीं है, कोई संकेत और प्रेरणा नहीं दिया जाना चाहिए, डिमोटिवेट किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन की हम बात करें, निःशक्त जनों की कार्य आदतों में सुधार लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मतलब क्या क्या डिमोटिवेट करना चाहिए, सुधार लाना है तो ये तो कभी नहीं होगा। कोई संकेत और प्रेरणा नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है भैया, मोटिवेट करना चाहिए उनको। व्यवहार की निगरानी की आवश्यकता नहीं है, क्या उनका जो व्यवहार हो रहा है उसकी निगरानी की आवश्यकता नहीं, वो भी है। लापरवाह व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए, मतलब यह जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए थे, अभी मैं आपको वहां पे जाके बताऊंगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्क हैबिट्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड, जो लर्निंग डिसेबल्स हैं उनके चरित्र को आपको निर्माण करना है, उनकी आदतों को सुधार करना है, तो क्या उनको दंडित करना सही रहेगा? यह भी सही नहीं है। व्यवहार की निगरानी की आवश्यकता नहीं, यह भी गलत बात हो गई। आवश्यकता है, इसका आंसर ईएसबी ने दिया है ये वाला, जबकि सही मायने में देखा जाए तो इनमें से कोई सा भी उत्तर नहीं आना चाहिए था। ये देखिएगा, मैं ईएसबी के आपको उसमें लेके चलता हूँ, ये प्रश्न ही उन्होंने ऐसा दिया था। रुकिएगा, आपको बता देता हूं मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये वाला ऑप्शन ए ही इनने आंसर दिया था ईएसबी में। थोड़ा सा ये प्रश्न ही अजीब था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आपको कुछ ना कुछ तो टिक करना पड़ता वहां पे ना। चलिए, हो गया। अगला वाला, ये हो गया अपना, अगला वाला प्रश्न करेंगे। कौन सी शिक्षण तकनीक प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है? संगोष्ठी, व्याख्या, ड्रिल। क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चनिंग तो है, ड्रिल मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस भी है, व्याख्या भी यूज किया की जाती है। संगोष्ठी ये बहुत ही बड़े स्तर की चीज हो जाती है, कॉलेज लेवल की बातें आ जाती हैं संगोष्ठी में, तो आप मतलब संगोष्ठी प्राइमरी के लिए उपयुक्त नहीं है। पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दिया है इसमें, बहुत शानदार तरीके में समझाया। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी समस्या को, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हैं? किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी समस्या को हल करने का लोगों का प्रयास, चयनात्मक नियंत्रण, कार्योत्तर प्रयोग, प्रायोगिक अनुसंधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, किसी प्रश्न का उत्तर देने या समस्या को हल करने का लोगों का प्रयास, मतलब जो शोध करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो प्रयास ही तो कर रहे हैं समस्या को हल करने के लिए। ठीक, ऑप्शन है आपका राइट आंसर, आप पढ़ लीजिएगा। जो सीमित साक्ष्यों के आधार पर की जाती है परिकल्पना और आगे की जांच के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के कार्य में के रूप में कार्य करती है, यह एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने या किसी विशेष समस्या को हल करने का प्रयास करती है। अनुसंधान में परिकल्पना को परीक्षण करने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे शोधकर्ता एकत्र किए गए डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए यह मुख्य रूप से प्रश्नों का उत्तर देने या किसी समस्या का समाधान करने के प्रयास से संबंधित है। बाकी अन्य ऑप्शन भी आप पढ़ लेना। अब बोला 468 और 168 के योग में से 72 और 172 का योग घटाया जाए तो प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, मैं इकाई अंक से करवा देता हूँ, इनका योग कर लो, इनका योग कर लो, इनके योग में से इसको घटा दो, आंसर इकाई अंक से देखते हैं। 8 और 8 का आप जब जोड़ोगे तो इकाई अंक आएगा 6, 2 और 2 का इकाई अंक आएगा 4, 6 में से 4 जाएगा, इकाई अंक आएगा 2, इकाई अंक 2 जहां है वो राइट आंसर है, सी। मैंने इकाई अंक से बताया। ओपन एंडेड समस्या की पहचान करें। ओपन एंडेड ऐसी कोई 5 संख्याएं जिनका घन 64 से अधिक हो। 10 का घन ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। परीक्षित 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विमाओं का एक घनाभ बनाता है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? ओपन एंडेड का मतलब इसे हम कई बार इसे हिंदी में खुला बंद वाला प्रश्न बोलते हैं, खुला बंद वाला, मतलब जिसमें एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की जाती है, अब सारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है, ओपन एंडेड प्रॉब्लम का मतलब इसके कई उत्तर हो सकते हैं। ऐसी 5 संख्याएं जिनका घन 64 से अधिक हो, बहुत सारी हो सकती हैं, ये ओपन एंडेड में आ जाएगा, खुला बंद वाला। ये है आपका क्लोज्ड एंडेड प्रश्न है, मुक्त बंद वाला बोलते हैं इसको, मतलब क्योंकि फाइंड द क्यूब ऑफ 10, 10 का क्यूब सिंपल है भैया,
1000 ही तो होगा, तो ये तो इसका फिक्स आंसर आ रहा है, एक ही आ रहा है। ये भी फिक्स है। घनमूल बताना है, 8 आएगा, ये भी फिक्स है। ये वाला भी आपका फिक्स है, एक ही इसका आंसर आएगा। तो समझ गए आप। अगले वाले प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है? एवोल्यूशन की प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सी है? व्याख्या, ये तो बीच में होती। उद्देश्य को परिभाषित करना शुरुआती दौर में होगा। सामान्यकरण, ये भी बीच में होगा। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ये लास्ट में होता है, हमेशा लास्ट में होता है। हम्म, गणित शिक्षण से उद्देश्यों की दो श्रेणियां कौन सी हैं? एजुकेशनल टीचिंग, शैक्षिक शिक्षण, सीखना बातचीत करना। गणित शिक्षण से उद्देश्यों की दो श्रेणियां, उद्देश्यों की दो श्रेणियां, सीखना बातचीत करना, लंबी अवधि, अल्पावधि, अर्थपूर्ण, अर्थहीन। इसका आंसर होगा शैक्षिक और शिक्षण। ये उद्देश्यों की दो श्रेणियां हैं, एजुकेशनल एंड टीचिंग। आप इनको पढ़िएगा। व्यापक लक्ष्यों को संदर्भित करते हैं शैक्षिक उद्देश्य। ये आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, बाद में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, कौन सा, या कोई नहीं, या दोनों? करते हैं इसको। मैं इकाई अंक से जाऊं क्या? 25 की पावर 12 है, सम है। मैं मान लो 25 को मैं 12 बार लिखता हूँ, 12 बार लिखता हूँ। मान लो मैं इकाई अंक से जाता हूँ, पचम 25 5 आएगा, फिर 5 का गुणा 5 से करोगे, पचम 25 का 5 आएगा। गुणा करते करते कहीं ना कहीं इकाई अंक 5 आएगा। तो यह आपकी विषम निकलेगी, संख्या क्या निकलेगी? विषम निकलेगी। तो यह तो आंसर होना नहीं है, यह तो आंसर होना नहीं है। अब हम 14 वाले का देखें, 14 को हम 7 बार लिखेंगे, 14 को 7 बार लिखेंगे, इकाई अंक से जाएंगे। 4 चौके 16, 16 का 6 आएगा, 6 चौके 24, 24 का 4 आएगा, फिर 4 का गुणा 4 से करोगे 16 आएगा। मतलब इस प्रकार से या तो 4 आ रहा है इकाई अंक में, या फिर 6 आ रहा है। यानी जब 14 की पावर आप 7 करोगे तो आपका इवन संख्या ही आएगी, सम संख्या ही आएगी। ओनली 2 आपका राइट आंसर आ गया। मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक एक ऐसा कंसेप्ट है जो जिससे कि आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। यह सबको आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को ज्यामिति को समझने में सहायता करेगा? केवल आकृतियों से संबंधित अधिगम, ये तो गलत है। ओनली जब आ जाए तो नेगेटिव में जाता है। ज्यामिति की बुनियादी परिभाषाओं से संबंधित अधिगम, शिक्षार्थी द्वारा उसके अनुसार खोजबीन करते हुए सीखना, आकृतियों की पहचान करना लेकिन परिभाषा की नहीं। देखिए यह भी नहीं होगा। बुनियादी केवल डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। जब बच्चा खोजबीन कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला वाला, जब परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तब उपयोग किया जाता है। टीचर मेड टेस्ट का किसका करना है? जब उद्देश्य, परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना, हम कक्षाओं की तुलना कर रहे हैं, तब किसका उपयोग करेंगे? कौन से टेस्ट का? डायग्नोस्टिक का। तो जब समस्या का पता लगाना हो तब होता है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत परीक्षण। एप्टीट्यूड मतलब जब रुचि का पता करना हो, ये तो तब आएगा, ये तो यहाँ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा मानकीकृत। जब कक्षाओं की तुलना करनी होती है तब मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न कक्षाओं, स्कूल में, शैक्षिक प्रणालियों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन तुलना करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं मानकीकृत परीक्षण। अगला वाला करेंगे। यह प्रश्न मैं करवा रहा हूं, 29 वाला आपको दूंगा। एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से कवर की गई है। यदि इस दूरी का आधा हिस्सा दोगुने समय में कवर किया जाता है तो दोनों गति का अनुपात क्या होगा? बताइए। तो इसको हम करेंगे, दूरी फिक्स है ना, दूरी फिक्स है। दूरी जो डिस्टेंस है वह कांस्टेंट है। मतलब दूरी जो है, दूरी क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो डिस्टेंस को हम डी लेके चलेंगे। अब अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। मैंने याद करा, जीएसटी से याद करा था, जी इक्वल एस टी, जीएसटी से डिस्टेंस, जीएसटी डीएसटी, काफी हद तक मेल जोल हो रहा है। तो यहां से यदि इस दूरी का आधा हिस्सा, ये तो हमने पहली इक्वेशन बना ली। मान लीजिए डिस्टेंस है कुछ, उसको हम किसी स्पीड से, S1 स्पीड से हम कवर कर रहे हैं, टाइम लग रहा है टी। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकालोगे आप,
तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। ठीक। सेकंड कंडीशन में देखो यहाँ से क्या बोला है, यदि दूरी का आधा हिस्सा, यदि हम डिस्टेंस को आधा कर दें, पहले डिस्टेंस डी थी तो डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधा हिस्सा दोगुने समय में, यानी अब दूसरी बार स्पीड तो अलग हो जाएगी, दूसरी स्पीड हो जाएगी, लेकिन जो टाइम है डबल लगेगा। पहले टाइम टी था, अब टाइम लगेगा 2t, मतलब दोगुना समय हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू रख दो, d/2 इक्वल s2 इंटू 2 टाइम की वैल्यू रख दोगे आप, ये टाइम की वैल्यू दी है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1। तो यहाँ से आप कुछ करो, कट कर दो भैया, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में जाएगा तो कट जाएगा, और ये 2 से 2 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आप इस S1 को इधर ले जाओ, S1 को यहाँ ले जाओ, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा, और S2 को आप इधर नीचे ले जाओ, तो आपका S1 और S2 का जो रेशो आ जाएगा, हमने कुछ S1/S2, हाँ 4:1 आ जाएगा। S1:S2 कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, प्यारा सा प्रश्न था। हमें पता है भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, हमें दोनों गति बताना है। पहली गति को S1 मान लिया, स्पीड 1 मान लिया, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू टाइम लगा, मान लीजिए पहली वाली कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गए, बोल रहे हैं भैया जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आधा हिस्सा, दूरी का दूरी का आधा हिस्सा, हाफ ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का आधा, आधा दोगुने समय में यानी टाइम का डबल दोगुने समय में कवर किया जाता है। तब आपको S1 और S2 का रेशो बताना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल करा, आंसर आ गया डी। अगला वाला आपके लिए, ए व्यक्तित्व के टीएटी में कार्ड पर अस्पष्ट चित्र देखकर परीक्षार्थी को बनाना होता है, खेल, कहानी, बुकलेट, ऊपर के सभी। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। ठीक, ये रहा सारे ऑप्शन। ठीक, तो ये अपनी आज की वीडियो पूरी समाप्त होती है। जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही हैं वो आप मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो जहाँ तक रंग लाएगी, आप परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये वर्ग 3 के टेस्ट हैं, आप इनको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत ही गजब तरीके का कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। प्री के साथ साथ जब मेंस में लगेंगे तो मेंस में भी बहुत, देखिए जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री के टेस्ट तो आपको तब भी पूरे करने पड़ेंगे, और अभी जो आपकी प्री हो जाएगी उसके वाले भी मौका आपको सारे लगाने पड़ेंगे तब जा करके। ठीक, तो आप ये वर्ग 3 का टेस्ट ज्वाइन करिएगा, आपको ये निश्चित तौर पे आपकी पात्रता परीक्षा में 110 स्कोर करवाने में सहायक सिद्ध होने वाला है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।